नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। एक तरफ तुर्की में भूकंप ने त्रासदी मचा रखी है, लोगों के घरों में पानी आ चुका है, लोगों के पास खाने और पीने के लिए भी सामान मुहैया नहीं हो पा रहा है। और दूसरी तरफ खौफ का मंजर हमारे देश भारत और पाकिस्तान में भी है। ऐसा क्यों है, पहले ये मैं बता दूं। क्या है कि डच शोधकर्ता उन्होंने जो है अभी तक इससे पहले जो भविष्यवाणी की थी उसमें उन्होंने ये जताया था कि तुर्की में भूकंप आएगा, और ऐसा सच भी हुआ। लेकिन अब उनका जो शोध है वो भारत और पाकिस्तान को लेकर जो उन्होंने भविष्यवाणी की है वो भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में खौफ का मंजर है कि अगर वो हुआ तो ऐसे में क्या स्थितियां होंगी। और देश के अंदर अगर भारत के अंदर भूकंप आया तो ये जो है हिंद महासागर में जाके खत्म होगा। ऐसी ही तमाम बातों को लेकर आज विश्लेषण के तौर पर हम आज आईएएस गुरु ओजांग सर से बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके से जो डच साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा पहले भी भविष्यवाणी की थी कि जिस तरीके से तुर्की के हालात हैं वो ऐसा आने वाले समय में जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान के भी हो सकते हैं और देश में भी ऐसे दिक्कतें आ सकती हैं। तो अगर ऐसा भारत में हुआ तो फिर क्या किस तरीके की परिस्थितियां प्रकट हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले बात करें डच साइंटिस्ट की, तो वो सीस्मिक एक वैज्ञानिक हैं, यानी वो भूकंपवेत्ता भी, और उनका जो अनुमान होता है वो सीस्मिक एक्टिविटी के साथ साथ प्लानेटरी मोशन यानी कि ग्रहों के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब इसका मतलब है कि जो उनके अनुमान होते हैं वो 100% साइंटिफिक नहीं है, यानी वो अगर कह सकते हैं कि 50% साइंटिफिक हैं तो 50% वो पूर्वानुमानों पर, ग्रहों के चाल पर डिपेंड करता है। अब उन्होंने खुद अपने जो यूट्यूब चैनल पे जब उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने कहा कि भूकंप आ सकते हैं लेकिन इनकी तीव्रता के बारे में वो एग्जैक्टली कुछ बात नहीं कर पाए। अब रही बात भारत पाकिस्तान की, तो जो ये अफगानिस्तान से लेते हुए पूरा इलाका हिंदू कुश के साथ, ये स्विचर जोन में आता है जो भारत में भी पूरा प्रवेश करता है, और एक हिस्सा इसका गुजरात की तरफ चला जाता है और एक हिस्सा जो है हिमालय के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। तो भारत जो है, भारत में जोन 5 तक के भूकंप क्षेत्र हैं जो बहुत संवेदनशील है, स्पेशली जो जोन 4 और जोन 5 है वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील स्थिति में आता है। स्पेशली जोन 4 की बात करें तो यहाँ पर जो अगर देखा जाए जैसे दिल्ली जैसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी रहती है, मकान बने हुए हैं, और अभी तुर्की में हमने देखा कि जो ख़राब कंस्ट्रक्शन था, जो ओवर क्राउडेड बिल्डिंग्स थी, वो डिज़ास्टर का एक बहुत बड़ा कारण बनी, जो भूकंप के झटकों को झेल नहीं पाई। दिल्ली में भी इस तरह की बिल्डिंग्स की कोई कमी नहीं है, क्योंकि लगातार लोगों ने बिल्डिंग नॉर्म्स को जो है वो दरकिनार किया। सरकारों ने भी जो विजिलेंस होना चाहिए था वो नहीं रखा। तो भारत में भी जो मैन मेड डिजास्टर अगर कहा जाए तो वो बढ़ने की बहुत संभावना है। अब अगर हम दूसरे हिस्से पर आते हैं तो भारत के इस पूरे हिस्से में लगातार भूकंप आते रहते हैं, क्योंकि हिमालयन प्लेट जो है, या अगर हम प्रायद्वीपीय प्लेट की बात करें जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, वो लगातार यूरेशिया प्लेट में टक्कर मारती रहती है, वो खिसकती रहती है। तो भारत में कम तीव्रता के भूकंप हर समय आते रहते हैं और हमें उसके बारे में पता भी नहीं होता और हम ज़्यादा जानकारी नहीं ले पाते। अब डच साइंटिस्ट के अनुमान जो है वो इस बात पे लगाना बड़ा मुश्किल है कि इन भूकंपों की तीव्रता क्या होगी। अगर ये वाकई में 6 से ऊपर के भूकंप होंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी तबाही होगी। खासतौर पे अगर हम फ्यूचर जोन की बात करें जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए भारत में आएगी, वो भारत के मैदानी इलाके को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी। जैसा कि हमने भुज के भूकंपों में देखा, बहुत बड़ी मात्रा में तबाही हुई। ऐसी ही तबाही भारत के मैदानों में हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी रहती है, बहुत डेंस पॉपुलेशन है। तो ये बड़ा सोचने का विषय है कि इस पे क्या किया जा सकता है। अब रही बात डिजास्टर मैनेजमेंट की कि हम कैसे इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे, तो देखो क्या होता है कि सबसे बड़ी बात है कि डिजास्टर मैनेजमेंट करने से पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी भूकंपों का हमें पूर्वानुमान मिल जाए। लेकिन अभी तक कोई ऐसी खास तकनीक सफल नहीं हो पाई है। अभी तक कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम में हमारे पास कोई ऐसी तकनीक नहीं पता चल पाई है जिसकी वजह से हम भूकंपों के बारे में पहले से जानकारी ले सकें। अब इसके दूसरे हिस्से में अगर भूकंप आ गया तो निश्चित रूप से आज अगर हम ऑपरेशन दोस्त की बात करें तो तुर्की में भी भारत की एनडीआरएफ बहुत अच्छा काम कर रही है, और डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर रिलीफ में जिस तरह से भारत ने अपना काम किया है वो बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन तबाही होने के बाद हम उसको मैनेज करते हैं, ये अलग चीज़ है। जो जान माल का नुकसान होगा वो अलग चीज़ है। तो हमें यहाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम पे फोकस करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि हम अनुमानों के आधार पर हम घरों से बाहर नहीं रह सकते, हम सड़कों पे नहीं रह सकते। तो यहाँ कुछ बहुत बताना बड़ा मुश्किल है कि वो भूकंप कब आएगा, कितनी तीव्रता होगी। तो ये इस समय जो भूकंपों को लेकर स्थिति है वो बहुत ही खतरनाक है इस समय। देखिए, मेरे यहाँ पे आपसे दो सवाल हैं। पहला तो भी आपने जो बोला कि भूकंप का पूर्व अनुमान नहीं हो सकता।
जहां तक मैंने पढ़ा था, पहले तो डिजास्टर मैनेजमेंट की बुक होती थी, उसमें ये साफ तौर पर लिखा रहता था कि समुद्र में कुछ हलचल होने लगती है जब भी कोई सुनामी आती है या कुछ ऐसा कुछ होता है, तो क्या अर्थक्वेक के प्री इंडिकेशंस नहीं होते हैं? कुछ कुछ वैज्ञानिकों ने, जैसे आईआईटी ने भी इसमें बारे में बात किया, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा है कि वो कितनी तीव्रता का होगा, भूकंप का इपी सेंटर क्या होगा, उसका फोकस क्या होगा, इसके बारे में पता लगाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, सुनामी वार्निंग सिस्टम हमारे लिए आसान था। 2004 के बाद भारत ने जो सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, उसमें बहुत अच्छा काम किया। उसमें आपने समुद्र के अंदर रडार डाल दिए और वो जो वेव्स निकलती है हम उसको पहले से कैप्चर कर लेते हैं। हमें कोस्टल इलाके से हटने में बहुत मदद मिलती है। लेकिन जमीन के अंदर कोई रडार डालना या उसकी जो है वो कोई गहराई में जाकर बातें पता करनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी इपी सेंटर होगा वो 10 से 12 किलोमीटर गहरा होगा। अब 10 से 12 किलोमीटर गहरी जमीन के अंदर खुदाई करना इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क। वहां कोई रडार सिस्टम डालना, वो भी इतनी बड़ी जमीन पर, तो बहुत मुश्किल काम है। और इसीलिए अर्ली वार्निंग सिस्टम भूकंप के बहुत ज्यादा कारगर नहीं हो पाते। विकसित देशों के पास भी सिर्फ अनुमान होता है कि वो प्लेटों के मूवमेंट पे अनुमान लगाते हैं कि प्लेटें खिसक रही, लेकिन वो प्लेटें कब खिसकेंगी, कितनी खिसकेंगी, कितनी बार खिसकेंगी, ये भी नहीं। जैसे नेपाल में भूकंप आया तो भाई भूकंप आया, तबाही हुई, बात खत्म हो गई। लेकिन भूकंप, जब नेपाल का भूकंप आप देखते हैं तो बार बार वो प्लेट जो है रिबाउंड कर रही थी। तो ये भी पता लगाना मुश्किल है कि अंदर एक्चुअली प्लेटों की हलचल क्या हो रही है। तो हमें बस तैयार रहना पड़ेगा। और भविष्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें जो खबरें हैं, जिस तरह से हमारा अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है और लोग बिल्डिंग नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ सरकार को बहुत सख्त होना पड़ेगा। सरकार की जो नियामक रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो भी बहुत सख्त होंगी, और लोग जो हैं वो बिल्डिंग नॉर्म्स को फॉलो करें। क्योंकि एक बड़ी छोटी सी कहावत है कि ये भूकंप नहीं है जो लोगों की जान लेता है, ये लोगों के बनाए गए स्ट्रक्चर हैं जो उसकी जान ले लेते हैं। बिल्कुल, जैसे कि ये एक मैन मेड डिजास्टर है और ये हम सभी जानते हैं कि भूकंप की पीछे का अगर देखा जाए तो लूपहोल जो होता है वो कुछ इस तरह होता है कि जो खराब बिल्डिंग मटेरियल है और कई सारी मल्टी फ्लोर्स बना दी जाती हैं, स्पेस की कमी होती है, इन सबको कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया जाता है किसी भी भूकंप के चलते। तो क्या कुछ एडवाइजरी होनी चाहिए एक गवर्नमेंट की तरफ से, साथ ही साथ उन बिल्डर्स के लिए जो इन सब स्ट्रक्चर और इन मानकों को आधार रखकर कभी भी बिल्डिंग नहीं क्रिएट करते, क्योंकि उन्हें रहना ही नहीं है, वो एक कॉमर्शियल पर्पस से बना रहे हैं। तो किन चीजों को जो है, किन मानकों को आधार और एडवाइजरी के तौर पर जो है लागू करने की जरूरत है आने वाले टाइम? भारत में बिल्डिंग कोड्स बने हुए हैं कि आपको बैंड बनाने होंगे ये, लेकिन लोग पैसा बचाने के चक्कर में और उससे समझौता कर लेते हैं कि भाई बिल्डर के ऊपर या कुछ ले दे के अपना काम चला लेते हैं। तो ये एक्चुअली सरकार में भी भ्रष्टाचार है, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। लोगों में भी अवेयर होना पड़ेगा कि ये हमारी बिल्डिंग हमारे लिए जानलेवा हो सकती है, ऐसे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ कोई चीज़ जब बर्बाद हो जाती है तब हम उसके बाद, क्राइसिस होने के बाद आनन फानन में उसको पाटने की कोशिश करते हैं। हम लोग प्रोएक्टिव लोग नहीं हैं। हमें लगता है कि हम किसी तरीके से अपना मकान बना लें, सर पे छत आ जाए। और आपने देखा बिल्डर कई बार लोगों को अवेयरनेस नहीं होता, डूब क्षेत्र में, दलदली इलाके में मकान बना के दे देता है जो बहुत स्थायी नहीं होता है। और या जहाँ पर जो है वो भूकंप की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाओगे तो वो नुकसान करेगा। पिलर्स प्रॉपर यूज़ नहीं किया जाते, मटेरियल प्रॉपर यूज़ नहीं किया जाता कि उसकी जो स्ट्रेंथ है। और गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडीज़ भी जो है वो उस समय ध्यान नहीं देती हैं। जब कोई हादसा हो जाता है, लोगों की जान चली जाती है, तब उसके बाद कमेटी और ये सब दुनिया भर का बना के उस पर फिर लीपापोती की जाती है। तो हमें समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ी बात है लोगों को अवेयर किया जाना कि आप किस भूकंप क्षेत्र में हैं, और उसी के हिसाब से उनको अवेयर करने के साथ साथ चेतावनी जारी करना और उसकी निगरानी करना ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी हालिया रिपोर्ट में ऐसा सामने आया है कि जो अर्थक्वेक है वो देश के किन्हीं 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। तो ये जो 5 राज्य हैं उनमें आपको क्या लगता है कि इनमें ऐसी कौन सी कमी, क्योंकि देखिए समंदर के इलाकों में जो है कहा जाता है कि भूकंप आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे में इन राज्यों में ऐसी कौन सी लूपहोल लगता है या कोई कमी लगती है कि इसके चलते यहाँ पे भूकंप का प्रकोप हो सकता है? समुद्र के आसपास के इलाकों में सुनामी की गुंजाइश ज़्यादा होती है, जो कि एक्चुअली भूकंप का ही रूप होता है जो समुद्रों के अंदर आता है। अगर भारत के जो हिमालयन पूरा जो बेल्ट है, जो टेक्टोनिक बेल्ट है जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो प्लेट के किनारे होने की वजह से वो लगातार यूरेशिया की प्लेट से टकरा रहा है। तो ये बहुत अनस्टेबल यहाँ पे कंडीशन है। और भारत के मैदानों तक ये जो हम भारत के जो ग्रेट प्लेन्स हैं उनमें ये बहुत लंबा लगातार जो है ये बहुत दबाव पैदा करता है। उसमें दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर बड़ी घनी आबादी रहती है, तो ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाका है। और कोई भी 6 तीव्रता से ऊपर का भूकंप भारत में जान माल का बहुत नुकसान कर सकता है। तो बस हमें ऊपर वाले से ये दुआ करनी चाहिए, ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि इस तरह का कोई भूकंप ना आए
और अगर आता भी है तो उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा ना हो। लेकिन सिर्फ ऊपर के भरोसे नहीं बैठना रहना है, हमें खुद भी काफ़ी काम करने हैं, हमें बिल्डिंग नॉर्म्स को बहुत सख्त करना होगा और एक मास अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है कि जब मकान बने तो उसको बताया जाए कि ये आपका ही मकान है और ये भूकंप की तीव्रता को अगर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो ये आप और आपके परिवारजन जिसके लिए आपने मकान बनाया था उसके साथ ये जो है वो उनको नुकसान पहुंचाएगा। और अगर बिल्डर का कोई मकान बनाता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लगातार रेगुलेशन में उसको रखा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक हमारे यू साथ सो तमाम मच। जानकारी शेयर करने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से तुर्की का भूकंप जो है इस समय वर्ल्ड वाइड तरीके से खौफ का मंजर लोगों के दिमाग में और दिलों में जो है ज़हन में बैठ चुका है और अब आने वाले टाइम में अगर उन्हीं शोधकर्ता का जो है ये भविष्यवाणी सच हुआ, क्योंकि देखा जाए तो एक साइंटिस्ट किसी भी मानकों के आधार पर ही शोध करते हैं और उसके बाद कुछ निर्धारित करते हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी इसका असर देखने को मिले। ऐसे में आज हमने आईएएस गुरु से जाना, तमाम तरीके की चीजों के बारे में विश्लेषण करके जाना कि किन किन पॉइंटर्स के आधार पर भारत में या पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी भूकंप आने के चांसेस हैं। उम्मीद करती हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें इंडी टाइम्स और मुझे दे इजाजत। नमस्कार।